नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। इंसान को ज़िंदगी से ज़्यादा मौत क्यों प्यारी हो जाती है, यह मुझे अब पता चला था। मेरे साथ जो कुछ भी बीता था, मुझे ज़िंदगी से नफ़रत हो गई थी। मेरी बस एक ही दुआ थी कि बस मुझे मौत आ जाए। भगवान ने मुझे हर चीज़ दी थी। शायद मैं दुनिया की ऐसी इकलौती लड़की हूँ जो अनाथ होते हुए भी खुशकिस्मत लड़की थी। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ की डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। मैं तो बच गई थी, लेकिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे माँ पापा में बहुत मोहब्बत थी। दूसरों की तरह मेरे पापा ने मुझ पर कोई दोष नहीं लगाया था कि मैं मनुष्य बच्ची हूँ। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी की आखिरी निशानी समझकर गले से लगा लिया था और बहुत ही प्यार से मेरी परवरिश करने लगे थे। लेकिन पापा का साथ भी शायद मेरी किस्मत में ज़्यादा नहीं लिखा था। मैं 1 साल की थी कि तभी पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। भगवान ने मेरी ज़िंदगी में फिर मेरी मौसी को माँ और बाप दोनों बनाकर उतार दिया। मेरी मौसी विधवा थी, कोई बच्चा भी नहीं था। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और अपना बच्चा समझकर पालने लगी। उन्होंने माँ और बाप मुझे दोनों का प्यार दिया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मौसी मेरी सगी माँ नहीं है। बचपन से ही मैं उन्हें अपनी सगी माँ समझती आ रही थी। जब मैं 15-16 साल की हुई थी, तभी मौसी ने मुझे हकीकत बताई थी। कहने लगी, तुम्हें यह सच्चाई पता होनी चाहिए। खैर, मुझे दुख तो हुआ था कि मेरे सगे माँ बाप नहीं थे, लेकिन मैंने इस बात को ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं किया था, क्योंकि मुझे तो भगवान ने माँ बाप के रूप में मौसी को दे दिया था। मैं बहुत खुश थी। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मौसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनके पति अच्छे खासे पैसे उनके लिए छोड़ गए थे। कुछ दुकानें थी जिनका अच्छा भला किराया आ जाता था। गाँव में कुछ ज़मीनें थी, उनके भी पैसे आते थे। मौसी ने मेरी शादी भी एक बहुत ही अच्छे घराने में की थी। पति तो मुझ पे जान छिड़कने वाला था। मैं अपनी किस्मत पर जितना गर्व करती उतना कम था। लेकिन एक ऐसा हादसा जिसने मेरी ज़िंदगी उलट पुलट करके रख दी थी। मेरी शादी को सिर्फ 2 साल ही गुजरे थे। मेरा पति अनिकेत मुझसे बहुत प्यार करता था। उस दिन मैं अपनी मौसी के घर रहने गई थी जब मेरे साथ यह हादसा हुआ था। जब से मेरी शादी हुई थी, अनिकेत मुझे मेरे मायके नहीं आने देता था। जब भी मैं मायके जाने का नाम लेती, अनिकेत मना कर देते। मेरी मौसी का मैं इकलौता सहारा थी। हालांकि मेरी मौसी खुश थी कि मैं अच्छे भरे पूरे खुशहाल घराने में विदा हुई हूँ और मेरा पति मुझ पर जान छिड़कता है। मौसी के घर में 2 पोषण थे। एक पोषण मेरी मौसी ने किराए पर दिया हुआ था। उनका कहना था मैं एक अकेली जान इतने बड़े मकान का क्या करूँगी, इसलिए उन्होंने आधा पोषण किराए पर उठा दिया था। मेरी शादी के बाद मौसी ने नीचे के पोषण में भी एक छोटा सा लॉन्च, 2 कमरे और छोटा सा किचन अपने पास रख के बीच में दीवार खड़ी करके नीचे वाला पोर्शन भी किराए पर चढ़ा दिया था। इधर मेरे पति अनिकेत का अपना कारोबार था, अपना घर था। मेरे सास ससुर कनाडा में मेरे देवर के पास रहते थे। इस घर में अकेली ही रहती थी। पूरे घर पर मेरा राज था। जो मर्जी करती, जो मर्जी खाती पीती थी। मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं थी। और फिर अनिकेत को भी बच्चों की कोई जल्दी नहीं थी। हम लोग अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे थे। अनिकेत ने मुझे हर सुख सुविधा दे रखी थी। हर काम के लिए उसने नौकरानी रखी हुई थी। मौसी से बात करती तो उन्हें एक ही शिकवा होती कि कभी अपनी मौसी का भी ख्याल कर लिया करो। तुम तो शादी के बाद सिर्फ अनिकेत की होकर रह गई हो। मैं कहती मैं क्या करूं, आपका दामाद मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। जब भी आपके पास रहने की बात करती हूं तो नाराज़ होकर मुंह फुला लेता है। कहता है बस मिलकर वापस आ जाया करो। तुम जानती हो कि तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है। मुझे तो तुम्हारे बगैर अपनी कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। एक चीज़ ढूंढो तो दूसरी चीज़ गुम हो जाती है। तुम्हारे बगैर तो मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार भी नहीं हो सकता। अनिकेत ऐसा ही था, मुझ पर जान छिड़कने वाला। जब भी मैं मायके की बात करती, मुझे अपनी बाहों में समेट लेता और कहता मत जाओ ना यार, दिन नहीं लगता तुम्हारे बगैर। मुझे यह घर सुना सुना लगता है, काट खाने को दौड़ता है। यही जो कुछ घंटे तुम अपनी मौसी के घर गुजार कर आती हो, यही बहुत हैं। मैं अनिकेत की मोहब्बत पाकर बहुत खुश थी। शायद खुश नसीब लोगों को ही ऐसे पति मिलते हैं जैसा मुझे मिला था। मेरी मौसी भी अनिकेत से बहुत खुश थी। कहती थी कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिला है। अगर मैं मायके चली गई थी तो अनिकेत शाम को ही मुझे लेने आ जाते। मेरी मौसी के साथ खूब हंसी मजाक करते। हम एक साथ मिलकर खाना खाते, हंसते बातें करते और फिर वह शाम को मुझे अपने साथ ही वापस ले जाते। मैं एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक बार जो मेरे साथ हुआ उसने मेरी ज़िंदगी के दुखों से भर दिया था। पिछले 4 दिन से मैं मौसी को फ़ोन कर रही थी, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी मौसी ने मेरा फ़ोन ना उठाया हो। अगर वह बिजी रहती थी तब भी कुछ देर बाद मुझे कॉल करती थी, लेकिन इस बार तो उन्होंने कॉल भी बैक नहीं की थी। मुझे परेशान देखकर अनिकेत पूछने लगा क्या हुआ है। मैंने कहा मौसी फ़ोन नहीं उठा रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अनिकेत ने अपने फ़ोन से भी मौसी को कॉल की,
लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। रात के 12 बजे मेरे नंबर पर मेरी मौसी की किराएदार की कॉल आई थी। कोई लड़का था, कहने लगा, क्या आप किरण बात कर रही हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं किरण बात कर रही हूँ। आप कौन है? वह कहने लगा, मैं आपका किराएदार हूँ और आपकी मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं उन्हें अस्पताल लेकर आया हूँ। वह बेहोशी में भी बार बार आपको ही पुकार रही थी। यह सुनना था कि मेरी चीख निकल गई थी। अनिकेत मेरे बराबर में ही सो रहे थे। मेरी चीख सुनकर वह हड़बड़ाकर उठ बैठे। मैं पागल सी हो गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ है मेरी मौसी को? वह बेहोश क्यों हो गई? वह किस हॉस्पिटल में है? मेरे यूं चलने पर अनिकेत उठकर बैठ गए। मैं रोने लगी थी। अनिकेत ने मेरे हाथ से फ़ोन लिया, उस लड़के से खुद बात करने लगे। मैंने कहा, मुझे अभी अपनी मौसी के पास जाना है। मैं रोई जा रही थी। मेरे पास बस एक मौसी का ही तो रिश्ता बचा था, ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना ही मेरे माँ बाप। रो रो कर मेरी हालत बुरी थी। अनिकेत मुझे कहने लगे, तुम फ़ौरन से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मैं हॉस्पिटल गई तो एक लड़का वहाँ मौजूद था, जो कि मेरी मौसी के लिए भाग दौड़ कर रहा था। कभी दवा लेने जा रहा था, कभी डॉक्टर से बात कर रहा था, कभी मेरी मौसी की तबीयत के बारे में पूछ रहा था। जब मैं वहाँ पहुँची तो अनिकेत उससे पूछताछ करने लगे कि आखिर मेरी मौसी को क्या हुआ था, क्योंकि मुझे तो अपना होश ही नहीं था। मैं तो रोई जा रही थी। वह लड़का कहने लगा, 4 दिन से आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। मैंने कहा कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, तो मना करने लगी। कहने लगी, मैंने दवाई खाई है, ठीक हो जाऊँगी। वह कहने लगा, असल में मैं अकेला ही उनके घर में किराएदार हूँ, इसलिए खाना पीना आंटी जी मुझे अपने घर से ही दे देती थी। आज रात का खाना भी उन्होंने मुझे नहीं भेजा, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे टेंशन होने लगी। खैरियत पूछने उनके पोषण की तरफ चला गया तो वह अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मजबूरन मुझे दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। देखा तो आंटी बेहोश थी। मैं उन्हें अस्पताल लेकर आ गया। यह सुनना था कि मैं और भी तेज़ी से रोने लगी थी। माँ निकेत के साथ लग गई। मैंने कहा, निकेत मौसी आईसीयू में क्यों है? डॉक्टर मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? वह कहने लगे, परेशान मत हो, वह ठीक हो जाएंगी। अनिकेत ने मुझे अपने साथ लगा लिया, मुझे तसल्ली देने लगे। कहने लगे, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मौसी को बस बीपी हाई हो गया है। जैसे ही बीपी नॉर्मल हो जाएगा उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर तुम अपनी मौसी के साथ खूब सारी बातें करना। मैं तो अनिकेत से शिकवे करने लगी। मैंने कहा, जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तुम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, मुझे एक दिन भी मेरी मौसी के पास रहने नहीं देते। मेरी मौसी मुझे याद कर करके इस हाल में पहुंची है। जो कुछ मुझे नहीं सूझा तो मैंने अनिकेत से इस शिकवे शिकायत करनी शुरू कर दी। वह मुझसे कहने लगे, ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बस एक बार आंटी को ठीक होने दो, तुम रह लेना उनके पास। 2 घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी मौसी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सुबह तक अनिकेत हमारे साथ ही रहे थे। वह लड़का वापस जा चुका था। मेरी मौसी को जब होश आया तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी, तुम क्यों परेशान हो गई? नितिन था ना मेरे पास, मैंने उसे कहा भी था कि वह तुम्हें फ़ोन ना करे, तुम परेशान हो जाओगी। ना जाने कैसे मेरा बीपी हाई हो गया और मैं बेहोश हो गई। मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। अनिकेत ने मुझे समझाया, अपनी मौसी के सामने रोने धोने मत बैठ जाना, लेकिन मेरे आंसुओं पर मेरा बस नहीं था। मैंने कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप मुझसे कहती, मैं आपके पास आ जाती। वह कहने लगी कि कोई बात नहीं, मुझे तो यही बड़ा सुकून है कि तुम अपने घर में खुश हो। अगले दिन मेरी मौसी की अस्पताल से छुट्टी हो गई थी। तबीयत पहले से ठीक थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी मौसी के घर चली गई। 2 दिन तक मैं अपनी मौसी के साथ ही रही, उनकी खूब सेवा की, खूब सारी बातें की। वह कभी कोई किस्सा सुनाने लगती, कभी कोई बात कहने लगती, कभी मेरी माँ की बातें सुनाती, कभी अपने पति की बातें सुनाती। मैं समझ गई थी कि शायद तन्हाई को उन्होंने दिल से लगा लिया है और इसी तन्हाई की वजह से उनका बीपी हाई हो गया होगा। मैं उनका दिल बहलाने लगी। मुझे देखकर तो जैसे मेरी मौसी के चेहरे पर रौनक सी आ गई थी। लेकिन रात को अनिकेत का मुझे फ़ोन आ जाता है। कहने लगे, आंटी कैसी है आप? मैंने कहा, ठीक है। फिर कहने लगे, अच्छा तुम्हें पता है आज रात मैंने खाना नहीं खाया, हमारी बावर्ची ने बहुत ही बेस्वाद खाना बनाया था। तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। 2 दिन से मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है। वह बड़ी मासूम सी आवाज़ निकाल कर मुझसे शिकवा कर रहा था। मुँह से तो नहीं कह सकता था कि मैं वापस घर लौट आऊं, लेकिन बहाने बहाने से मुझे एहसास दिला रहे थे कि मेरे बगैर उनका गुजारा नहीं। फिर कहने लगे, अरे वह तो चाय भी अच्छी बनाकर नहीं देती, ऐसा लगता है दूध और पानी में चीनी घोलकर दे देती है। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे हाथ की कड़क चाय पसंद है। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम चाहो अपनी मौसी के घर रह लो, लेकिन ज़रा हमारी काम वाली को थोड़ा सा समझा दो कि मैं कैसा खाना खाता हूँ, कैसे चाय पीता हूँ। उनके कहने का क्या मकसद था मैं खूब समझती थी, लेकिन इस बार मैं भी ठान चुकी थी कि कम से कम 15 दिन मैं अपनी मौसी के पास ही रहूँगी। काश मैं उसी दिन अनिकेत को फ़ोन करके कह देती कि आ जाओ और मुझे ले जाओ, तो शायद मेरे साथ यह हादसा ना होता।
उस दिन मैं अपनी मौसी के साथ सोई हुई थी कि जब मुझे लगा हमारे घर में कोई दाखिल हुआ है। मुझे कुछ आहट सुनाई देने लगी थी। मेरी आँख खुल गई। मेरी मौसी गहरी नींद में थी। मुझे हल्की-हल्की बातों की आवाज़ अपने ही घर के लॉन्च में सुनाई देने लगी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। इससे पहले कि मैं कमरे के दरवाजे तक आती और कमरे का दरवाज़ा बंद करती, कमरे का दरवाज़ा अचानक ही खुला था। रात को सोने से पहले मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। कभी शादी से पहले भी नहीं करती थी। मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, कौन हो तुम लोग? मैं उठकर बैठ गई थी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मौसी की भी आँख खुल गई। कमरे में 3 लोगों को देखकर वह भी डर गई थी। वह भी फ़ौरन से उठकर बैठ गई। उन तीनों के चेहरे पर रुमाल बंधे हुए थे। सिर्फ़ आँखें ही दिखाई दे रही थी। सर पर भी काले रंग का रुमाल बाँध रखा था और चेहरे भी काले रंग के रुमाल से छुपे हुए थे। मेरी मौसी कहने लगी, तुम लोग कौन हो और हमारे घर में क्या कर रहे हो? उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और कहने लगे, ए बुढ़िया, तुम्हें नहीं पता रात के समय कौन घर में दीवारें फांद कर आता है? चल खड़ी हो और जो भी जेवर और कैश तुम्हारे पास मौजूद है वह हमारे हवाले कर दे। मेरी मौसी अभी अभी बीमारी से उठी थी। वह नौजवान जिसके हाथ में पिस्तौल थी वह मेरी मौसी की तरफ बढ़ा और उनके सर पर पिस्तौल तान कर कहने लगा। मैं फ़ौरन से आगे बढ़ी और उसका हाथ पीछे कर दिया। मैंने कहा, खबरदार, जो तुमने मेरी मौसी को कुछ भी कहा, तुम्हें जो भी चाहिए वह मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन मेरी मौसी को कुछ मत करना। मेरी बात सुनकर वह नौजवान मुझे घूरने लगा। उसकी आंखें न जाने क्यों गुलाबी सी होने लगी थी। कहने लगा, अच्छा जो चाहे दोगी? मैंने कहा, क्या चाहिए? कहने लगा, खड़ी हो यहाँ पे और पहले जेवर दो। मैं बेड से खड़ी हो गई। दोनों नौजवान भी अपनी जेबों से पिस्तौल निकाल चुके थे। मैंने अलमारी की चाबी दराज से निकाली और उस लड़के की तरफ उछाल दी। मैंने कहा, अलमारी में जेवर और पैसे पड़े हैं, निकालो और चलते बनो यहाँ से। मेरी बात सुनकर उस नौजवान ने वह चाबी अपने दोनों साथियों की तरफ उछाल दी। कहने लगा, अलमारी में जो कुछ भी है उसे जल्दी से समेट लो। वह धीरे धीरे बढ़ता हुआ मेरे करीब आने लगा। मेरी मौसी डर के मारे थर थर काँप रही थी। शायद उन्हें भी कुछ गलत होने का संदेशा था। मैं अपनी मौसी के साथ खड़ी उन्हें तसल्ली देने लगी। वह लड़का मेरे करीब आ चुका था। कहने लगा, चलो मेरे साथ। मैंने कहा, घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं और जो कुछ भी है वही इसी अलमारी में है। दूसरे कमरे में कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो जाकर तलाशी ले सकते हो। मेरी बात सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दूसरे कमरे में ले जाने लगा। यह देखकर मेरी मौसी बुरी तरह से घबराई थी। कहने लगी, मेरी बच्ची को कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी मौसी मेरी तरफ बढ़ी तो उस लड़के ने पिस्तौल से मेरी मौसी को पीछे हटने का इशारा किया। कहने लगा, ए बुढ़िया, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ढेर कर दूंगा। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। मैंने कहा कि तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा इसी कमरे में मिलेगा। दूसरे कमरे में कुछ भी नहीं है जिसे तुम चुरा सको। उसने मुझे खुद के करीब किया। कहने लगा, तुम तो हो ना? यह सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। मेरी मौसी के चेहरे की रंगत भी सफ़ेद पड़ी थी। वह उस लड़के से कहने लगी, भगवान के लिए मेरी बच्ची को कुछ मत करना। जो तुम्हें चाहिए हम तुम्हें दे तो रहे हैं। लेकिन वह लड़का मुझे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गया। मेरी मौसी मेरे पीछे लपकी तो दूसरे लड़कों ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं उस लड़के से अपना हाथ छुड़वाने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ो वरना बहुत पछताओगे। कहने लगा, अच्छा क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? यह कहते हुए वह मुझे दूसरे कमरे में ले आया। कमरे में लाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगाकर मुझे बेड पर पटका और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। यह देखकर तो मेरी सांसें अटक गई थी। मैंने साइड टेबल पर रखे फूलदान को उठाया और उसके सर पर वार करना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। शायद बहुत तेज़ लड़का था। उसने मेरी कलाई पकड़ी और ज़ोर से दबा दी। फिर मेरे हाथ से फूलदान पकड़कर ज़मीन पर फेंक दिया। कहने लगा, तुम जितना अपने आप को बचाओगी मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया तो तुम मेरे गुस्से को सह नहीं पाओगी। उसने बड़ी तेज़ी से मेरे गले से दुपट्टा उतारकर दूर किया था। मुझे बेड पर धकेला। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ कहने लगी तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी आवाज़ बंद कर दी। फिर अपनी जेब से टेप निकाल कर मेरे मुँह पर चिपका दी। वो टेप ऐसी थी कि मेरे मुँह से बुरी तरह चिपक चुकी थी। मेरे दोनों हाथ उसने दुपट्टे से बांध दिए थे। उसके बाद वह मेरे करीब से करीब होता चला गया और उसने मुझे बर्बाद कर दिया। पूरी रात उसने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे मुंह पर अब भी टेप लगी हुई थी। रात के 1 बजे उस लड़के ने मुझे अपनी बाहों में भरा था और मेरे साथ जुल्म किया था। उसके बाद भी उस लड़के ने मुझे अपनी बाहों से निकलने नहीं दिया था। मुझे अपने करीब लगाई यूँ सो रहा था जैसे मैं इसकी पत्नी थी और वह मेरा पति था। मैं निकलने की कोशिश करती हूँ, दोबारा मुझे अपनी बाहों में भरकर अपनी तरफ खींच लेता। मुझे घिन महसूस हो रही थी, उस लड़के से नफरत हो रही थी, लेकिन मैं चाहकर भी
उसकी बाहों से निकल नहीं पा रही थी। जैसे ही घड़ी में 5 बजे उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया था और कमरे से बाहर चला गया। लोग घर से कीमती सामान उठाकर ले गए, जिसमें मेरी इज्जत भी शामिल थी। सुबह जब मेरी मौसी मेरे कमरे में आई तो मेरी हालात देखकर वह भी फूट फूट कर रोने लगी, और मैं तो यूँ थी कि जैसे बेजान हो चुकी थी। मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। मेरी मौसी ने मेरे मुँह से टेप उतारी, मुझे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे मैं तो मर चुकी थी। मेरे शरीर में जान ही नहीं बची थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी मौसी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें और क्या ना करें। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो वह कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि अब मेरा सांस भी उखड़ने लगा था। मुझे लगने लगा कि अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी। कुछ देर बाद ही मेरी मौसी कमरे में आई तो उसी लड़के के साथ आई थी जो कि हमारे घर में किराएदार था। उस वक्त मेरे कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। वह लड़का मुझे देखकर बुरी तरह से घबरा गया था। कहने लगा, आपको इनके पति को बुलाना चाहिए, मैं कैसे इसे अस्पताल लेकर जा सकता हूँ। उस लड़के की बात भी अपनी जगह ठीक थी। मेरी मौसी कहने लगी, नहीं नितिन, मैं अनिकेत से कुछ नहीं कह सकती। वह तो मेरी बच्ची को कभी भी इस हालत में स्वीकार नहीं करेगा। वह कहने लगा कि मैं एक लेडी डॉक्टर को घर पर ही ले आता हूँ। उस डॉक्टर से मेरी जान पहचान है, वह इस बात को कहीं भी नहीं कहेगी। यह कहकर वह कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर मेरे कमरे में आई थी। वह लड़का दोबारा कमरे में नहीं आया था। मौसी ने उस डॉक्टर को सारी बात बताई। उस डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, कुछ दवाइयाँ भी दे दी, फिर मेरी हालत पर अफसोस करते हुए चली गई। 2 दिन मैं बिल्कुल गुमसुम खामोश रही थी। मेरी मौसी ही इन दिनों मेरा ख्याल रख रही थी। ज़बरदस्ती कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती रहती, लेकिन मेरी आंखों से बस आंसू बहते रहते। मौसी कहने लगी है, देखो किरण, ये एक हादसा था, इसे भूल जाओ। लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि इंसान उन्हें भुला नहीं सकता। इस हादसे ने मेरे ऊपर ऐसा असर किया था कि मैं दिमागी तौर पर पागल हो चुकी थी। अनिकेत मुझे रोज़ फ़ोन करते, लेकिन मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर से गंदगी चिपक गई थी। मैं छुटाने के बावजूद भी छुटा नहीं पा रही थी। उस लड़के की गर्म सांसें मुझे अब भी अपने शरीर पर महसूस होती। मुझे अपने कानों में उसकी सरसराहट सुनाई देती। मैं जिस दर्द से गुजर रही थी मैं बता नहीं सकती थी। मेरी मौसी मुझे समझाती है कि खुद को मजबूत करो, अनिकेत को कहीं शक ना हो जाए। मैंने कहा, मौसी वो ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मुझे किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। यह एक हादसा है, इसलिए मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, और ना ही वह घटिया मर्दों में से है। उसने मुझसे बहुत मोहब्बत की है, वह मेरे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए वह मेरी तकलीफ़ को समझेगा। जब मैंने अनिकेत का कॉल नहीं उठाया तो 2 दिन बाद वह मुझे लेने के लिए आ गया। मेरी हालत देखकर कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है। मौसी कहने लगी कि इसको बुखार हो गया था। मौसी ने मेरी तरफ आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया कि अपने पति को कुछ भी मत बताना। खैर मैं अनिकेत के साथ घर चली आई, लेकिन मैं अब भी खामोश ही थी। अनिकेत कहने लगे, यार तुम इतनी चुप चुप क्यों हो, मैंने पहले भी 4 दिन बड़ी मुश्किल से घर में इतनी खामोशी में काटे हैं। मुझे तो लगता था तुम घर आओगी तो मेरे कान खा जाओगी, तुम्हारे पास ढेर सारी बातें होंगी और मैं खामोशी से तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। लेकिन जब से आई हो एकदम चुप सी, लड्डू मुंह में डाले खामोश बैठी हो। अनिकेत ठीक कह रहे थे। मैं जब भी अपनी मौसी के घर से वापस आती थी बातें कर करके अनिकेत के कान खा जाती थी। मेरे पास ना जाने कहाँ कहाँ की बातें इकट्ठी हो जाती थी। मुझे चुप रहने की आदत नहीं थी और ना ही मेरी आदत झूठ बोलने की थी, कुछ भी छुपाने की। मैं अनिकेत से सारी बातें शेयर करती थी, लेकिन मेरी चुप्पी जब नहीं टूटी तो अनिकेत मेरे करीब होने लगे। कहने लगे, मुझे तुम्हारी इतनी आदत हो चुकी है कि तुम्हारे बगैर एक दिन भी काटना मुश्किल हो गया था। अगर तुम्हारी मौसी बीमार ना होती, कसम से तुम्हें जाने ही ना देता। यह कहते हुए उन्होंने मेरे दुपट्टे को उतार कर बेड पर रख दिया और मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे साथ शरारत करने लगे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अनिकेत की इतनी मोहब्बत पाकर मैं अपने आप पर बर्दाश्त ना कर सकी और रोने लगी। मुझे रोता देखकर अनिकेत हैरान थे। फौरन ही मुझसे अलग हुए। कहने लगे, क्या बात है किरण, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, मुझे बताओ तो सही। मैं अनिकेत के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और मुझे तसल्ली देने लगे। मैंने रोते रोते अनिकेत को सब कुछ बता दिया। जैसे ही मेरी हकीकत अनिकेत ने सुनी, उसकी पकड़ मेरी कमर पर ढीली होती गई। फौरन से वह मुझसे पीछे हटे थे। मुझे खुद से अलग किया था। मुझे अविश्वास से देखे जा रहे थे। कहने लगे, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं रोए जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अनिकेत ने मुझे झटके से दूर किया था और वह एक अजीब उलझन का शिकार थे। कहने लगे, किरण, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी छुए। तुम जानती हो ना मेरी मोहब्बत को, मेरी आदत को। तुम जानती हो ना मैं इस्तेमाल की हुई चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैंने यह सुनकर मैंने वैरत से अनिकेत को देखा था। मैंने कहा, अनिकेत, वह एक हादसा था, मेरा इसमें कोई दोष नहीं था। वह मेरे पास आया, अपने हाथ से मेरे चेहरे को पकड़कर कहने लगा, तुम्हारा दोस्त था किरण, तुम यहाँ से गई क्यों थी? फिर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ एक रात भी नहीं गुजार सकता, मैं तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? पूरी रात तुम किसी और की बाहों में सोई हो। मैं हक्का बक्का खड़ी थी। मैं उससे विनती करने लगी कि अनिकेत, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो? मैं तो तुम्हारी मोहब्बत के सहारे जिंदा थी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास था कि तुम मुझे कभी भी छोड़ नहीं सकते, मेरी तकलीफ़ को समझ सकते हो। लेकिन वह कहने लगा, मैं इतना बड़ा दिल नहीं रखता। वह मुझे कमरे में छोड़कर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। सुबह जब मैं बाहर निकली तो वह लॉन के सोफे पर अपना सर पकड़े बैठा था। मैं उसके पास बैठ गई, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास बैठी, वह एकदम से ऐसे पीछे हटा जैसे मैं कोई गंदी चीज़ हूँ और मेरी गंदगी उसे भी लग जाएगी। कहने लगा, किरण, तुम वापस अपनी मौसी के घर चली जाओ, मैं तुम्हें एक मिनट भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा, निकेत, मेरा क्या दोष है? कम से कम मुझे मेरा दोस्त तो बता दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और तुम भी तो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, क्या तुम मेरे बगैर रह सकते हो? अनिकेत ने मुझे देखा तो उसकी आंखें लाल हो रही थी। कहने लगा, रह लूँगा तुम्हारे बगैर, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं इस दर्द को नहीं सह पाऊँगा कि मेरी पत्नी के साथ किसी और ने रात गुजारी है, उसे इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें अब छू भी नहीं सकता। भाई इसी में है कि मुझे और मुसीबत में मत डालो। वह बहुत गुस्से में था, मेरी नहीं सुन रहा था। मैं वापस अपनी मौसी के घर आ गई। मुझे लगा शायद मैं घर पर नहीं रहूँगी तो उसे मेरी कमी महसूस होगी और उसे एहसास हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन ही उसने मुझे तलाकनामा भेज दिया। मेरे सर पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। मैं रोए जा रही थी। मौसी मुझसे कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था कि कभी भी अनिकेत को सच मत बताना। पति कभी भी ऐसी बातें अपनी पत्नी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जितना भी रोती उतना कम था। मेरा भरोसा टूट गया था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। मौसी भी बीमार हो गई थी। ऐसे समय में नितिन ही था जो मेरी मौसी का ख्याल रखता था। हमारे घर उसका आना जाना लगा रहता था। एक दिन मौसी मुझसे कहने लगी कि तुम नितिन से शादी कर लो। यह सुनकर मैं अपनी मौसी को अविश्वास से देखा था। मैंने कहा, मौसी, मैं ऐसा क्यों करूं? अनिकेत के अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती और जो कुछ अनिकेत ने मेरे साथ किया है, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है। बिना कसूर के उसने मुझे सज़ा दी है। जब मेरा पति मुझे स्वीकार नहीं कर पाया तो यह अनजान लड़का मुझे स्वीकार क्यों करेगा? मौसी कहने लगी कि नितिन ने खुद कहा है कि वह तुमसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसे पता है जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उसने वादा किया है कि तुम्हें कभी उस बात का ताना भी नहीं देगा। देखो बेटा, मैं बीमार रहने लगी हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मैं बेसहारा छोड़कर दुनिया से जाऊँ। मेरी मौसी मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, रोने लगी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत बुरी तरह से टूटी हुई थी, लेकिन मौसी की इतनी विनती करने पर मैं इनकार नहीं कर सकी। बड़ी सादगी से मेरी शादी नितिन से हुई थी, बड़ी खामोशी से मैं उसके कमरे में बैठी थी। मैं अब तक भी नहीं समझ पा रही थी कि इस आदमी ने मुझे स्वीकार कैसे कर लिया। 2 साल का साथ था मेरा और अनिकेत का। कितनी मोहब्बत करता था वह मुझे, लेकिन फिर भी उसने मुझे इस हादसे के बाद अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन नितिन तो मुझे जानता भी नहीं था, फिर भी उसने मेरी इस कड़वी हकीकत के साथ मुझे कैसे स्वीकार कर लिया। मेरी मौसी ने ज़रूर उसके सामने हाथ जोड़कर विनती की होगी कि वह मुझे अपना ले और फिर हमारे घर का किराएदार था। हो सकता है घर के लालच में ही शादी कर ली हो। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लिया था। एक औरत के लिए शायद यह तकलीफ़ बहुत बड़ी होती है। कभी भी औरत ये नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में उसके पति के अलावा कोई दूसरा मर्द आए, और वह भी इस हादसे के बाद। मेरे लिए किसी दूसरे मर्द को अपनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर इस कदर खुशी थी कि छुपाए नहीं छुप रही थी। मैं उसकी खुशी पर हैरान थी। वह मेरे पास बैठ गया, बड़े गौर से मुझे देख रहा था और मैं यूँ थी कि उससे नज़रें चुरा रही थी। मजबूरी का रिश्ता था। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए, कहने लगा, मैं तुम्हें कभी ताना नहीं दूंगा, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैंने कहा, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भूलना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं अभी इस रिश्ते की शुरुआत करना नहीं चाहती, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मेरा यह कहना था कि नितिन कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ज़रा भी समय नहीं दे सकता। यह कहकर वह मेरे करीब हो गया और मुझे प्यार करने लगा। उसके प्यार करने के अंदाज में ऐसा जुनून था, ऐसा तूफान भरी मोहब्बत की मुझे पता ही नहीं क्यों घबराहट सी महसूस हो रही थी। मैंने 2-4 बार उसको दबे शब्दों में अपनी तकलीफ़ बताई कि मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। मैं अभी दिमागी तौर पर तैयार नहीं हूँ, जिस्मानी तौर पर भी तैयार नहीं हूँ। मुझसे अभी दूर रहो, कुछ समय दो, हम कुछ समय बाद ही शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करेंगे। लेकिन वह बार बार यही कह रहा था कि नहीं नहीं, तुम्हें समय नहीं दे सकता।
उसने अपना हक वसूल किया था। लेकिन मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसकी मोहब्बत में बड़ी तेज़ी थी, बड़ा जुनून था। वह एक ऐसी औरत को अपना रहा था जो एक तलाकशुदा औरत थी और फिर एक बहुत ही बड़े हादसे से गुजरी थी। वह तो मुझसे यूँ मोहब्बत कर रहा था और मेरी यूँ तारीफ़ कर रहा था जैसे मेरी पहली शादी हो और मुझे पहले से बहुत अच्छी तरह से जानता हो। मैं बड़ी उलझन का शिकार थी। अब तो हर रात मेरे लिए एक इम्तहान भरी होती थी। उसकी मोहब्बत दिन पर दिन मेरे लिए बढ़ती जा रही थी। मेरी मौसी भी खुश थी, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं था। मैं अब और भी ज़्यादा चुप चुप रहने लगी थी। हालांकि नितिन मेरा बहुत ख्याल रखता था, मोहब्बत भी करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल उसकी तरफ नहीं खींचता था। जब भी वो मेरे करीब आता, मुझे एक अजीब सी उलझन महसूस होती थी। जी चाहता कि जल्दी से जल्दी मैं इसकी बाहों से निकल जाऊं। उसी की संगत में मुझे अजीब सी घबराहट महसूस होती थी। एक दिन नितिन मुझसे कहने लगा कि तुम मुझे पहले भी बहुत अच्छी लगती थी। जब भी तुम अपनी मौसी से मिलने आती थी तो मैं अपनी छत से तुम्हें देखा करता था। तुम्हारा पति तो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या नज़र आया जो तुमने उससे शादी कर ली। नितिन के मुँह से अनिकेत के बारे में यह बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगा था। मैंने कहा, नितिन प्लीज़, मैं उसके बारे में कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। मेरे गुस्से को महसूस करके वह कहने लगा, तकलीफ हो रही है तुम्हें उस आदमी के लिए जिसने तुम्हें तुम्हारे मुश्किल समय में अपनाया नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें अपनाया था। तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए। मैंने एक तीखी नज़र से उसे देखा था। मैंने कहा कि आपने कहा था आप मुझे कभी भी इस बात का ताना नहीं दोगे। अगर ऐसा ही करना था तो बेशक ना अपनाते। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद वह कमरे में आया तो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कभी भी वह अच्छा लगा ही नहीं था। उससे शादी मेरी सिर्फ मजबूरी थी। लेकिन मेरे खामोश रहने पर वह कहने लगा, बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? देखो, मुझसे नाराज़ मत रहो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी नाराज़गी सह नहीं सकता। एक अजीब सा जुनून उस पर सवार होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पागलपन का दौरा सा पड़ने लगा हो। वह बार बार मेरे दोनों हाथ पकड़कर चूमने लगता, कभी मुझे अपनी बाहों में भरने लगता, कभी मेरे माथे को चूमता, कभी मुझे झंझोड़ने लगता। कहने लगता, मुझसे दूर मत हो जाना, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बात करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें नहीं पता तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से हुआ था। कहने लगा, पिछले 2 साल से मैंने तुम्हें बहुत चाहा है, जुनून की हद तक तुमसे मोहब्बत की है। इसलिए अब मैं तुम्हारी नाराज़गी नहीं देख सकता। मुझसे नाराज़ मत रहा करो। यह तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुलासा था। वह आदमी मुझसे पहले से मोहब्बत करता था। मुझे याद आने लगा कि मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही मेरी मौसी ने घर पर दीवार लगवा कर नितिन को किराए पर वह पोषण दे दिया था। और मैं जब भी अनिकेत के साथ अपनी मौसी के घर आती, शाम तक रुकती थी, हम लोग हंसते थे, बातें करते थे, खाना भी साथ में खाते थे। शायद वो मुझे अपनी छत से देखता रहता था। एक दो बार मेरी उस पर नज़र भी पड़ी थी, लेकिन उस समय मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। मैंने नितिन को खुद से दूर हटाने के लिए उसे कह दिया, ठीक है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गया और फिर खुशी खुशी मेरे माथे को चूमकर कमरे से बाहर चला गया था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत बड़ी उलझन का शिकार थी। एक दिन मैं रात को कमरे में सो रही थी। नितिन भी मेरे बराबर में बेखबर सो रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी थी। इसलिए उस घंटी की आवाज़ से नितिन की आंख नहीं खुली थी। लेकिन मैं कच्ची नींद में थी और मैं जाग गई थी। मैंने फ़ोन उठाया, शायद उसकी किसी दोस्त की कॉल थी। इससे पहले मैं हेलो कहती या कुछ और बात करती या उससे बताती कि नितिन सो रहा है, सामने वाला कहने लगा कि रात का क्या प्रोग्राम है? तुमने तो जब से अपनी मोहब्बत को पाया है हमें भूल गए हो। देखो, इस तरह घर नहीं चलेगा। पिछले 4 महीने से तुमने हमारे साथ एक भी डकैत नहीं की है। तुम्हारे कहने पर हमने तुम्हारे पड़ोस में डाका डाला। तुमने उस लड़की से मोहब्बत थी, इसलिए तुमने उस रात उसे पा लिया था, उसे बर्बाद कर दिया, जिससे कि उसका पति उसे छोड़कर चला जाए और तुम उससे शादी कर लो। तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया। तुमने उस लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन तुमने तो हमें फ़ोन लगाना ही छोड़ दिया। देखो, अगर कल सुबह तुम हमसे नहीं मिले और तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम सारा सच उस औरत को, उसकी बेटी को बता देंगे, जो कि अब तुम्हारी पत्नी है। यह सब सुनकर मेरे हाथ से फ़ोन छूट कर गिर गया था। तो वह नितिन था जिसने मुझे बर्बाद किया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस इंसान ने ऐसा खेल खेला है, मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं सारी सच्चाई जान चुकी थी। सुबह उठते ही मैं सीधा पुलिस स्टेशन चली गई और सारी हकीकत पुलिस इंस्पेक्टर को बता दी और नितिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। थोड़ी देर बाद ही मैं पुलिस के साथ घर में दाखिल हुई थी। उन्होंने मेरे सामने ही नितिन को गिरफ्तार कर लिया। वह मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, यह तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, नितिन, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। पुलिस के सामने उसने अपना सारा जुर्म स्वीकार कर लिया था। मेरी मौसी मुझसे कहने लगी, किरण, नितिन को माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ उसने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन अब तुम
अकेली ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। मैंने कहा, आपके कहने पर मैंने इस घटिया आदमी से शादी की थी। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह थी ही नहीं। मैं ऐसी भी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। सिर्फ आपके आंसुओं ने मुझे मजबूर किया था। मैंने नितिन से तलाक ले लिया क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ रह ही नहीं सकती थी। उसे सज़ा भी दिलवाई और अब मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मेरा सदमा मेरी मौसी सह नहीं पाई। वह पहले से ही दिल की मरीज़ थी। उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। ज़िंदगी में अब खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची थी। बस अब अपनी ज़िंदगी के दिन काट रही थी। मौसी के मरने की खबर सुनकर अनिकेत मेरे पास आया था। उसकी हालत देखकर मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था। इन 5 महीनों में उसने खुद को बिल्कुल बर्बाद कर लिया था। आंखें अंदर को धंस गई थी। शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। बड़ी हुई शेप थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह मेरे कदमों में गिर गया। कहने लगा, किरण मुझे माफ़ कर दो। जब से तुम्हें तलाक दिया है एक रात के लिए भी सुकून से नहीं सोया हूँ। शायद तुमसे मोहब्बत भी बहुत की थी और उस मोहब्बत को दिल से निकाल नहीं पाऊंगा। मेरी मोहब्बत ऐसी थी, जज्बाती। मैं तुम्हें किसी दूसरे के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए जज्बात में आकर मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। लेकिन अब एहसास होता है कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ वापस घर चलो। हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मैंने अविश्वास से अनिकेत की तरफ देखा था। दिल तो मेरा भी खून के आंसू रो रहा था अनिकेत की हालात पर। लेकिन मैं उसे कैसे माफ़ कर देती। उसने मुझे उस गलती की सज़ा दी थी जो मैंने की ही नहीं थी। उसकी वजह से मैंने नितिन जैसे घटिया इंसान के साथ 4 महीने गुजारे थे। मैंने कहा, निकेत जब तुमने मुझे उस समय नहीं अपनाया, जब सिर्फ मेरे साथ उस आदमी ने एक ही रात गुजारी थी, तो तुम अब मुझे कैसे अपना सकते हो। जब उसने मेरे साथ पूरे 4 महीने गुजारे हो, हर रात मैं उसकी बाहों में सोती थी। कैसे मुझे बर्दाश्त करोगे, कैसे मुझे अपने करीब करोगे। यह कहते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बात सुनकर अनिकेत ने मेरे होंठों पर हाथ रख दिया। कहने लगा, किरण मुझे और तकलीफ मत दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है और शायद भगवान ने मुझे यही सज़ा देनी थी, इसलिए मेरे साथ यह सब कुछ हुआ। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊँगा और अगर तुम यही चाहती हो कि मैं मर जाऊँ तो ठीक है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं कभी अब तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, लेकिन याद रखना मैं भी जी नहीं पाऊँगा। यह कहकर अनिकेत चला गया था और फैसला मेरे हाथ में छोड़ गया था। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। मैं कैसे उस इंसान को दोबारा अपना लेती जिसने मुझे उस समय धुतकार दिया था, जिस समय मुझे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। मेरी जान से ज़्यादा प्यारी मौसी मेरा साथ छोड़कर जा चुकी थी, तो सिर्फ अनिकेत की वजह से मैं कैसे उसे माफ़ कर देती, कैसे उसे अपना लेती। और इस बात की क्या गारंटी थी कि अनिकेत मुझे मेरे अतीत का ताना ना देता। लेकिन मैं अनिकेत को मरने के लिए भी छोड़ नहीं सकती थी। मैंने भी अनिकेत से बेइंतहा मोहब्बत की थी। अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। मैं कोई खिलौना नहीं थी कि जब चाहा उठाकर फेंक दिया और जब चाहा उसे उठाकर खेलना शुरू कर दिया। मैं अजीब दोराहे पर खड़ी हूँ। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर मेरी मुश्किल को आसान करें। क्या मुझे अनिकेत को अपना लेना चाहिए